नमस्कार और स्वागत है आप सबका आज के इस खास चर्चा में। आज हमारे पास ना एकेडमिक दुनिया से जुड़ा एक दस्तावेज है। मतलब पूरा दस्तावेज तो नहीं, पर उसके शीर्षक और एक टॉपिक पर हम थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। ये है रिसर्च मेथड्स एंड बायोस्टैटिस्टिक्स प्राइमर से जुड़ा हुआ। और देखिए, ये साफ तौर पर उन लोगों के लिए है जो क्लिनिकल रिसर्च में एमएससी कर रहे हैं, खासकर अपने पहले सेमेस्टर में। स्रोत खुद कहता है, फॉर एकेडमिक्स अंडरस्टैंडिंग फॉर एमएससी क्लिनिकल रिसर्च स्टूडेंट्स। तो मतलब एकदम शुरुआत की समझ बनाने के लिए है ये। हमारे पास जो जानकारी है वो इस प्राइमर के पेपर 3 के बारे में है। इसका शीर्षक है रिसर्च मेथडोलॉजी और बायोस्टैटिस्टिक्स। और इसमें भी हम आज खास तौर पर पहले टॉपिक पर ध्यान दे रहे हैं। टॉपिक 1, इंट्रोडक्शन टू रिसर्च मेथड्स। तो चलिए जरा इस स्ट्रक्चर को, इस बनावट को खोल कर देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि इसके पीछे की सोच क्या हो सकती है। आज का हमारा मकसद क्या है? देखिए, हमारे पास पूरा टेक्स्ट तो है नहीं, पर सिर्फ ये शीर्षक, पेपर नंबर और ये कि ये टॉपिक 1 है, ये अपने आप में काफ़ी कुछ कहता है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्लिनिकल रिसर्च, जैसे आप जानते हैं, कितने संवेदनशील और अहम फील्ड में, जहाँ हर बात का बहुत असर होता है, वहाँ रिसर्च मेथड्स यानी कि शोध करने के सही तरीकों की समझ को पाठ्यक्रम में बिल्कुल शुरू में सबसे पहले टॉपिक के तौर पर क्यों रखा गया है, इसका क्या महत्व है, और ये जो नए एमएससी छात्र हैं उनके लिए इसके क्या मायने हैं। हाँ, ये वाकई एक दिलचस्प सवाल उठाया आपने, और इसका जवाब ना कहीं क्लिनिकल रिसर्च की अपनी प्रकृति में ही छिपा है। देखिए, कोई भी सीरियस एकेडमिक कोर्स हो, खासकर जब बात क्लिनिकल रिसर्च जैसे प्रैक्टिकल और कह सकते हैं असरदार फील्ड की हो, तो कैसे करें, मतलब मेथोडोलॉजी की समझ, उसको हमेशा एक बुनियाद, एक नींव माना जाता है। या ध्यान देने वाली बात यह है, जैसा आपने कहा, कि इसे सिर्फ जरूरी नहीं माना, बल्कि इसे टॉपिक 1 बनाया गया है। ये इस बात पर जोर देता है कि भाई, इससे पहले कि आप सब्जेक्ट की गहराइयों में उतरें, आपको ये पता होना चाहिए कि भरोसेमंद और सही जानकारी हासिल करने का रास्ता क्या है। ये एक तरह से दिशा निर्देश है शुरू में ही कि ज्ञान के समंदर में सही रास्ते पर कैसे चलना है। बिल्कुल। और ये भी तो सोचने वाली बात है कि पेपर का नाम सिर्फ रिसर्च मेथडोलॉजी नहीं है, नाम है रिसर्च मेथडोलॉजी एंड बायोस्टैटिस्टिक्स। इन दोनों को एक साथ क्यों रखा गया है? क्या क्लिनिकल रिसर्च में ये इतने ज्यादा गुथे हुए हैं कि मतलब एक के बिना दूसरे की बात करना ही अधूरा है? हाँ, ये जो कॉम्बिनेशन है, ये बहुत जरूरी और बहुत सोचा समझा कदम है। क्लिनिकल रिसर्च में आप समझिए, मेथोडोलॉजी और बायोस्टैटिस्टिक्स एक ही गाड़ी के 2 पहिए हैं। रिसर्च मेथोडोलॉजी वो हमें सिखाती है कि भाई रिसर्च का सवाल कैसे बनाएं, स्टडी का प्लान, जिसे हम स्टडी डिज़ाइन कहते हैं, वो कैसे बनाएं, पार्टिसिपेंट्स कैसे चुनें, डेटा यानी जानकारी, उसको बिना किसी पक्षपात के सिस्टमैटिक तरीके से कैसे इकट्ठा करें। ये पूरा करने का तरीका है। अच्छा, प्रोसेस। जी बिल्कुल, प्रोसेस। और फिर दूसरी तरफ है बायोस्टैटिस्टिक्स। वो साइंस है जो हमें उस इकट्ठे किए गए डेटा का एनालिसिस करने के लिए, मतलब उसका विश्लेषण करने के लिए जरूरी गणितीय और सांख्यिकीय टूल्स, औजार देता है। इसके जरिए हम पता लगाते हैं कि जो नतीजे हमें दिख रहे हैं, क्या वो वाकई किसी असर की वजह से हैं या बस संयोग है, जिसे हम स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस या सांख्यिकीय महत्व कहते हैं। ये हमें डेटा में छुपे पैटर्न को समझने और उससे सही मतलब निकालने में मदद करता है। मतलब एक सिखाता है सही सवाल कैसे पूछें और सही जानकारी कैसे जुटाएं, और दूसरा सिखाता है उस जानकारी से सही मतलब कैसे निकालें। बिल्कुल सही कहा आपने, एकदम सही। अब सोचिए, मान लीजिए आपने एक नई दवा के असर को जांचने के लिए एक बहुत ही बढ़िया वेल थॉट आउट स्टडी डिजाइन मेथोडोलॉजी बनाई। आपने सही मरीज चुने, उन्हें सही तरीके से दवा दी, सब कुछ एकदम परफेक्ट था। लेकिन अगर आपके पास उस स्टडी से मिले आंकड़ों का एनालिसिस करने के लिए सही सांख्यिकी तरीके, बायोस्टैटिस्टिक्स नहीं हैं, या मान लीजिए आप उनका गलत इस्तेमाल करते हैं, तो आप भरोसे के साथ कैसे कह पाएंगे कि दवा वाकई असरदार है या नहीं? हाँ, मुश्किल हो जाएगा। हो सकता है दवा काम कर रही हो पर आप साबित ना कर पाएं, या शायद काम ना कर रही हो पर गलत एनालिसिस से लगे कि हाँ कर रही है। दोनों ही खतरनाक हैं। और इसका उल्टा भी सच होगा फिर। बिल्कुल, उतना ही सच। मान लीजिए आप बायोस्टैटिस्टिक्स के मास्टर हैं, बेहतरीन सॉफ्टवेयर आपके पास, तकनीकें हैं, लेकिन अगर आपका डेटा इकट्ठा करने का तरीका ही गलत था, मतलब खराब मेथोडोलॉजी थी, जैसे मरीजों के चुनाव में ही बायस था, पक्षपात था, या डेटा रिकॉर्डिंग में गलतियां हुईं, या दवा देने के तरीके में खामियां थीं,
तो आपके सारे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस बेकार। कूड़े से सोना तो नहीं निकाल सकते ना। हाँ, गार्बेज इन गार्बेज आउट वाली बात। एग्जैक्टली। इसलिए क्लिनिकल रिसर्च में एक भरोसेमंद और काम का अध्ययन करने के लिए मजबूत मेथोडोलॉजी और सटीक बायोस्टैटिस्टिक्स दोनों का सही तालमेल अनिवार्य है, लाजमी है बिल्कुल। एक के बिना दूसरा अधूरा है और अक्सर गुमराह करने वाला भी हो सकता है। ये बहुत अच्छे से स्पष्ट हुआ। इसका मतलब है कि अच्छी मेथोडोलॉजी ये पक्का करती है कि हम सही और साफ डेटा इकट्ठा करें, हाँ, और अच्छी बायोस्टैटिस्टिक्स हमें उस साफ डेटा से सही मतलब निकालने में मदद करती है। बिल्कुल। और दोनों मिलकर ही एक भरोसेमंद कहानी बनाते हैं। अच्छा, अब वापस आते हैं इस बात पर कि ये टॉपिक 1 है। यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। पाठ्यक्रम की बिल्कुल शुरुआत में ही रिसर्च मेथड्स पर इतना जोर क्यों? कई छात्र तो शायद ये उम्मीद लेकर आते होंगे कि वो सीधे बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे, उनके इलाज, नई क्लिनिकल टेक्निक्स। उन्हें शुरुआत में ही ये कैसे करें वाली बात क्यों सिखाई जा रही है? क्या ये उन्हें थोड़ा सूखा या थ्योरेटिकल नहीं लगेगा? ये एक वाजिब सवाल है, पर इसे ऐसे समझिए कि आप एक बहुत ऊंची इमारत बनाना चाहते हैं। क्या आप सीधे 50वीं मंजिल बनाने लगेंगे? नहीं, नहीं। पहले नींव खोदेंगे। बिल्कुल, पहले आप नींव खोदेंगे और ये पक्का करेंगे कि वो नींव इतनी मजबूत हो कि पूरी इमारत का वजन उठा सके। रिसर्च मेथड्स जो हैं वो क्लिनिकल रिसर्च की दुनिया में वही नींव हैं। अगर हम इसे बड़े पिक्चर से जोड़ें तो क्लिनिकल रिसर्च का सीधा लेना देना इंसानों की सेहत से है, उनकी जिंदगी से है। यहां की गई एक छोटी सी गलती, रिसर्च के डिजाइन में एक मामूली सी चूक या डेटा एनालिसिस में गलत कदम, इन सब के नतीजे बहुत बहुत गंभीर हो सकते हैं। हाँ, ये तो है। सोचिए, अगर एक नई दवा का ट्रायल ठीक से डिजाइन नहीं किया गया, मेथोडोलॉजी में खामी थी और इसके नतीजे गुमराह करने वाले निकले, तो हो सकता है एक बेकार या यहां तक कि असुरक्षित दवा बाजार में आ जाए। ओह! या फिर एक अच्छी असरदार दवा सिर्फ इसलिए रिजेक्ट हो जाए क्योंकि स्टडी ठीक से नहीं की गई थी। इसी तरह अगर हम किसी बीमारी के कारणों का अध्ययन गलत तरीकों से करते हैं तो हम उसे रोकने या उसका इलाज करने के लिए गलत दिशा में कोशिशें करेंगे। इसलिए छात्रों को कोर्स के बिल्कुल शुरू में ही ये सिखाना कि सही रिसर्च कैसे की जाती है, कैसे सवाल पूछें, कैसे डिजाइन करें, कैसे डेटा लें और कैसे एनालिसिस करें, ये उन्हें सिर्फ एकेडमिक रूप से तैयार नहीं करता, बल्कि उन्हें एक जिम्मेदार और नैतिक एथिकल रिसर्चर बनने की राह पर पहला कदम बढ़ाता है। ये उन्हें बाकी कोर्स में सीखी जाने वाली बातों को, जैसे बीमारियां या इलाज, उनको सही नजरिए से देखने और समझने की क्षमता देता है। वो सिर्फ जानकारी रटते नहीं, बल्कि ये भी समझते हैं कि वो जानकारी आई कहां से है और कितनी भरोसेमंद है। लेकिन क्या ये भी एक तर्क नहीं हो सकता है कि छात्र शायद केस स्टडीज या वास्तविक रिसर्च पेपर्स का एनालिसिस करते हुए मेथड्स को बेहतर सीख सकते हैं, बजाय इसके कि शुरुआत में ही उन्हें नियमों और सिद्धांतों का एक तरह से थ्योरेटिकल परिचय दिया जाए? ये एक अच्छा पॉइंट है। और प्रैक्टिकल उदाहरणों और केस स्टडीज का महत्व तो है ही, बिल्कुल है। लेकिन उन केस स्टडीज या रिसर्च पेपर्स का सही ढंग से एनालिसिस करने के लिए भी तो एक बेसिक समझ चाहिए ना। हाँ, ये भी है। बिना मेथोडोलॉजी के जो मूल सिद्धांत हैं उनको जाने बिना छात्र कैसे तय करेंगे कि कोई केस स्टडी अच्छी तरह से की गई थी या नहीं? वो किसी रिसर्च पेपर की क्वालिटी कैसे जांचेंगे? शुरुआत में एक थ्योरेटिकल बेस देना वो उन्हें वो औजार और वो शब्दावली देता है जिनका इस्तेमाल करके वो बाद में आने वाले प्रैक्टिकल उदाहरणों को ज्यादा गहराई से समझ सकते हैं और उनका क्रिटिकल मूल्यांकन कर सकते हैं। ये कुछ वैसा ही है जैसे ग्रामर सीखे बिना आप अच्छी तरह लिख या पढ़ नहीं सकते। अच्छा उदाहरण है। मेथड्स की बेसिक समझ वो ग्रामर है जो उन्हें क्लिनिकल रिसर्च की भाषा को सही ढंग से पढ़ने और लिखने में मदद करती है। तो ये या वो वाली बात नहीं है, बल्कि दोनों जरूरी हैं। पहले नींव, फिर उस पर इमारत। मतलब ये सैद्धांतिक ज्ञान उन्हें बाद के व्यावहारिक विश्लेषण के लिए तैयार करता है। हाँ, ये समझ में आता है। अब एक और शब्द पर ध्यान देते हैं जो स्रोत के शीर्षक में है, प्राइमर। रिसर्च मेथड्स एंड बायोस्टैटिस्टिक्स प्राइमर। इस शब्द का यहाँ क्या मतलब हो सकता है? क्या ये हमें कंटेंट के लेवल या उसकी गहराई के बारे में कुछ बताता है? बिल्कुल। प्राइमर शब्द का इस्तेमाल आमतौर पर ऐसी किताब या डॉक्यूमेंट के लिए होता है जो किसी विषय का बिल्कुल शुरुआती बेसिक इंट्रोडक्शन देता हो। ये उस विषय के मूल सिद्धांत, मेन कॉन्सेप्ट्स और जरूरी जानकारी वो भी सरल भाषा में प्रस्तुत करता है, खासकर उन लोगों के लिए जो उस विषय में नए हैं। अच्छा। तो यहाँ
प्राइमर शब्द का इस्तेमाल इस बात का साफ संकेत है कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये एमएससी क्लिनिकल रिसर्च के छात्रों को रिसर्च मेथोडोलॉजी और बायोस्टैटिस्टिक्स की जो जटिल और विस्तृत दुनिया है उससे परिचित कराने के लिए पहला कदम है। ये उन्हें आगे की जो ज़्यादा गहरी और डिटेल्ड पढ़ाई होगी उसके लिए एक मजबूत ज़मीन तैयार करने में मदद करने वाला है। इसका मतलब ये भी है कि ये शायद बहुत ज़्यादा गहराई या स्पेशलाइजेशन में नहीं जाएगा, बल्कि एक फाउंडेशन बनाने पर फोकस करेगा। ये एक दरवाज़ा खोलने जैसा है, ये कह सकते हैं, न कि पूरी इमारत का नक्शा दे देना। तो ये शुरुआती सेमेस्टर के छात्रों के लिए एकदम सही है फिर। एक तरह का स्वागत द्वार जो उन्हें इस महत्वपूर्ण फील्ड के बुनियादी नियमों से परिचित कराता है। चलिए, अब इस पूरी चर्चा को सीधे उन एमएससी छात्रों से जोड़ते हैं जो अभी अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं। ये ज्ञान, रिसर्च मेथड्स और बायोस्टैटिस्टिक्स की ये शुरुआती बुनियादी समझ उनके पहले सेमेस्टर, उनके पूरे कोर्स और शायद सबसे ज़रूरी उनके भविष्य के थीसिस कार्य या रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए इतनी ज़रूरी क्यों है? उन्हें इससे क्या ठोस फायदे मिलेंगे? इसके फायदे कई लेवल्स पर हैं। सबसे पहले तो जैसा हमने कहा, ये उनके पूरे एमएससी प्रोग्राम के लिए एक मजबूत बेस तैयार करेगा। पहले सेमेस्टर में और आगे भी उन्हें बहुत सारे रिसर्च पेपर पढ़ने होंगे, केस स्टडीज एनालाइज करनी होंगी, अलग अलग क्लिनिकल टॉपिक्स पर डिस्कशन करना होगा। मेथड्स की समझ उन्हें इन सब कामों में मदद करेगी। अच्छा, वो सिर्फ जानकारी लेंगे नहीं, बल्कि वो ये सवाल पूछ पाएंगे, अच्छा ये जानकारी कैसे जुटाई गई थी, क्या ये तरीका सही था, क्या हम इन नतीजों पे भरोसा कर सकते हैं। ये क्रिटिकल थिंकिंग यानी आलोचनात्मक सोच विकसित करने के लिए बेहद बेहद जरूरी है। हाँ, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा और शायद सबसे डायरेक्ट फायदा उन्हें उनके अपने रिसर्च प्रोजेक्ट या थीसिस में मिलेगा। एमएससी के दौरान उन्हें अक्सर एक इंडिपेंडेंट रिसर्च करनी होती है। इसके लिए उन्हें एक रिसर्च क्वेश्चन तय करना होगा, फिर उस सवाल का जवाब देने के लिए सबसे सही स्टडी डिजाइन चुनना होगा, डेटा कलेक्शन की प्लानिंग करनी होगी, सोचना होगा कि डेटा का एनालिसिस कैसे करेंगे, और साथ ही एथिकल पहलू यानी नैतिक बातों का भी ध्यान रखना होगा। ये पक्का करना कि रिसर्च में भाग लेने वालों के साथ सही और सुरक्षित व्यवहार हो। अगर उनकी मेथोडोलॉजी की नींव ही कमजोर है तो वो एक अच्छा भरोसेमंद रिसर्च प्रपोजल तैयार नहीं कर पाएंगे और ना ही एक हाई क्वालिटी रिसर्च कर पाएंगे। ये ज्ञान उन्हें इन सभी स्टेप्स में गाइड करेगा। सही है। तीसरा, ये सिर्फ अकादमिक दुनिया तक ही सीमित नहीं है, उनके भविष्य के करियर के लिए भी ये बेहद महत्वपूर्ण है। चाहे वो आगे चलकर खुद रिसर्च करें या किसी अस्पताल में काम करें या फार्मा कंपनी में या हेल्थ पॉलिसी बनाने में भूमिका निभाएं, उन्हें हमेशा नई रिसर्च को पढ़ने, समझने और उसका मूल्यांकन करने की जरूरत पड़ेगी। मेथोडोलॉजी और बायोस्टैटिस्टिक्स की अच्छी समझ उन्हें ये तय करने में मदद करेगी कि कौन सी नई दवा या इलाज की पद्धति वाकई में सबूतों पर आधारित है और कौन सी नहीं। ये उन्हें अपने फील्ड में हो रहे डेवलपमेंट से अपडेट रहने और अपने काम में सबसे अच्छे उपलब्ध साक्ष्य यानी एविडेंस का इस्तेमाल करने में सक्षम बनाएगी। संक्षेप में कहूँ तो ये उन्हें एक ज्यादा काबिल, ज्यादा कॉन्फिडेंट और ज्यादा जिम्मेदार प्रोफेशनल बनने में मदद करेगा। तो कुल मिलाकर इसका क्या मतलब निकलता है? आज हमने रिसर्च मेथड्स इन बायोस्टैटिस्टिक्स के शीर्षक और पाठ्यक्रम में उसकी जगह को आधार बनाकर ये समझने की कोशिश की कि एमएससी क्लिनिकल रिसर्च के छात्रों के लिए ये क्यों इतना अहम है। और बात बिल्कुल साफ है, क्लिनिकल रिसर्च जैसे फील्ड में जहां दांव पर इंसानी सेहत लगी हो, वहां शोध करने का सही तरीका जानना सबसे पहली और सबसे ज़रूरी चीज़ है। इसीलिए रिसर्च मेथड्स को बायोस्टैटिस्टिक्स के साथ जोड़कर पाठ्यक्रम की शुरुआत में टॉपिक 1 के रूप में रखना इसकी केंद्रीय और आधारभूत भूमिका को दिखाता है। ये बताता है कि क्लिनिकल रिसर्च की ये गंभीर और महत्वपूर्ण यात्रा सही कैसे की समझ से ही शुरू होती है। ये सिर्फ पहला कदम नहीं, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण कदम है। बिल्कुल, और ये सिर्फ तकनीकें या तरीके सीखने तक ही सीमित नहीं है। जैसा आपने कहा, ये एक ज्यादा गहरा सवाल भी खड़ा करता है कि एक शोधकर्ता के तौर पर आप जिन तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी सीमाओं को कितना समझते हैं, लिमिटेशंस को। हर रिसर्च मेथड की अपनी ताकत होती है, लेकिन उसकी कुछ कमजोरियां या सीमाएं भी होती हैं। हाँ, बिल्कुल। क्या आप जानते हैं कि आपके चुने हुए तरीके से किस तरह के नतीजे मिल सकते हैं और किस तरह के नहीं मिल सकते? क्या आप जानते हैं कि आपके तरीके से किस तरह का पूर्वाग्रह यानी बायस आ सकता है? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या आप अपने शोध के नैतिक निहितार्थों, एथिकल इम्प्लीकेशंस के प्रति सजग हैं?
सिर्फ ये जानना काफी नहीं है कि कौन सा स्टैटिस्टिकल टेस्ट लगाना है या कौन सा स्टडी डिजाइन बेहतर माना जाता है। ये समझना भी उतना ही जरूरी है कि उस चुनाव का मतलब क्या है, उसके क्या परिणाम हो सकते हैं और उसे जिम्मेदारी से कैसे इस्तेमाल किया जाए। खासकर क्लिनिकल रिसर्च में, जहां आप सीधे इंसानों के साथ काम कर रहे होते हैं, उनकी सेहत और सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी होती है, वहां मेथोडोलॉजी का सही और जिम्मेदार उपयोग सबसे ऊपर आता है। ज्ञान महत्वपूर्ण है, पर ज्ञान का विवेकपूर्ण और नैतिक उपयोग उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये वाकई सोचने वाली बात है, सिर्फ तरीका जानना नहीं बल्कि उसकी सीमाओं और जिम्मेदारियों को भी समझना। और इसी विचार के साथ हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे जिस पर वो खुद विचार कर सकते हैं। क्लिनिकल रिसर्च जैसे क्षेत्र में मेथोडोलॉजी में हुई एक छोटी सी असावधानी या अनजाने में हुई गलती, चाहे वो स्टडी डिजाइन में हो, डेटा कलेक्शन में हो या एनालिसिस में, उसका मरीजों पर, उनके परिवारों पर, समाज पर और यहाँ तक कि विज्ञान की पूरी प्रकृति पर क्या असर पड़ सकता है। एक छोटी सी चूक के कितने बड़े और दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। इस पर सोचना न सिर्फ एकेडमिक नजरिए से जरूरी है, बल्कि एक जिम्मेदार नागरिक और पेशेवर होने के नाते भी जरूरी है।